मुझे कई सुपरस्टार की फिल्में भी आई जिसको मैंने छोड़ा भी। एक लड़की थी उधर प्रांजल दहिया, फिर ये अंजलि राघव, फिर एक और दो ऑप्शन थे। मैंने कहा ये लड़की जा रही है और ये लड़की फेमस भी है। आपको कोई एक्टिंग सिखा नहीं सकता, जितने भी, चाहे आप NSD से पास आउट हो, कहीं पे भी हो। तो जब आप शूटिंग कर रहे थे उस दौरान में कुछ चैलेंजेस भी आए, क्योंकि जब मैं देख रहा था कि आपने बताया था कि 6-7 हज़ार लोग हर टाइम वहाँ पे खड़े रहते थे। तो मैं कुश्ती को यहाँ से 5 स्टार ले गया था। वो पता है लोग क्या कहते थे, वो रेसलर है जो नचबली में आया, जो बिग बॉस में आया, जिसको उनको आज भी आम पब्लिक को रेसलर की अचीवमेंट नहीं पता। अंकित, मैं एक बात बता रहा हूँ, इस जिंदगी में जो मोस्ट पावरफुल मोटिवेशन है ना, वो रिजेक्शन होता है। जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। तो सर माँ की डेफिनेशन क्या है सर? और जिंदगी कुछ है नहीं यार, मुट्ठी बंद करके आए थे कि मुट्ठी खोल के जाना है। लेकिन आप जो सफ़ेद चीनी खा रहे हैं और जो आप शुगर ले रहे हैं और बैड हेल्दी आपका लाइफस्टाइल है, ये सबसे बड़ा नशा है। यो माय गॉड, आपका 70 kg वेट, आपको 40 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, 80 kg 60 ग्राम खाना चाहिए। अगर अंकित हम इसमें घुस गए ना भैया, काम ही नहीं कर पाएंगे, थैला उठा घूमते रहेंगे। अभी एक एप्पल खा लूंगा 2 ग्राम प्रोटीन है, 5 अंडे खा लूंगा 7 ग्राम प्रोटीन है, ये कर सब फालतू की बात है। खुश होकर सूखी रोटी प्याज भी खाओगे ना, उससे ज्यादा प्रोटीन विटामिन मिनरल किसी चीज में नहीं है। कई बोलते हैं भैया, एक डॉक्टर एक स्पीच दे रहा था, कई मैं डॉक्टरों की बहुत इज्जत करता हूँ, बोला भैया लीवर साइरोसिस हो जाता है। मैं डॉक्टर साहब आपको ही होगा, हमें तो होगा नहीं। बोला क्यों? हमें स्पेलिंग ही नहीं आती इसकी। आप रोहतक से हैं और रोहतक के गांव से, तो रोहतक से रोहतकी जी का एक सफ़र आपका रहा है और आप एक शो के दौरान, सर्वाइवर्स के दौरान मिले मैम से। तो जहाँ जहाँ पढ़े ना, वहाँ पे मैं चीफ गेस्ट उनके स्पीच देता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कम पढ़ते हो काम चल जाता। अब मैं एक बड़े शो को होस्ट करने जा रहा हूँ, एक सीरीज को। तो इंटरटेनमेंट एक बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत खूबसूरत है। इतनी जल्दी शोहरत, फेम, पैसा वो कहीं नहीं है जितना यहाँ पे। बड़ी बड़ी वो बात, कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं। मेरे जैसा आदमी इसके अकाउंट में 900 रुपये, वो 2.5 करोड़ की ऐड छोड़ता कोल्ड ड्रिंक की, एक टाइम पे मैंने छोड़ा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और आज मेरे साथ जो खास शख्स मौजूद हैं, उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि रख खुद पर हौसला, एक समय ऐसे आएगा, रख खुद पर हौसला, एक समय ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। तो दोस्तों, इसी खास इंट्रोडक्शन के साथ आज मैं बात करना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर कि बहुत, पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और आज मैं बात करना चाहूँगा मल्टी टैलेंटेड, और मेरे को लगता है कि इंटरव्यू खत्म होने तक आप में से बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा बोलेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊंगा। ये आप बोल ही नहीं पाओगे। संग्राम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू अंकित भाई, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपकी अपकमिंग जो फिल्म आई है उड़ान ज़िंदगी की, उसका ट्रेलर देखा मैंने, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। और सलमान जी जो सुल्तान में उनके फादर बने थे, वही इस फिल्म में आपके फादर भी हैं। और मैंने जिस तरह थोड़ा सा रिसर्च करा था कि फ़्लाइट में आपने इसकी कहानी साइन करी, तो सर वो अनुभव बताइए थोड़ा सा, और काफ़ी समय बाद आपका कुछ प्रोजेक्ट आया। देखिए क्या है कि फिल्म में मुझे जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया तो परमात्मा की बहुत मेहर रही। मैंने ढेर सारे शोज़ किए, तो मुझे कई सुपरस्टार की फिल्में भी आई जिसको मैंने छोड़ा भी। किसमें नेगेटिव रोल था, कि एक फिल्म थी जिसमें कुश्ती में हारना था, कई चीज़ें थी। तो ये हरियाणा CMO मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, मतलब खट्टर साहब, तो उनसे मेरा बड़ा अच्छा बनता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि संग्राम जी आपको यहाँ के यूथ के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने बोला सर क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि यहाँ का यूथ है ना, नशे में है या बदमाशी वाले भी कुछ गाने सुनता है, फिल्में देखता है। तो मैं सोच रहा था क्या करें क्या करें। तो फिर एक FTI पास आउट लड़का था, वो मुझे स्क्रिप्ट भेजता, सारी चीज़ करता, कईयों ने भेजी। तो मैं उस दिन मैं दुबई जा रहा था, तो मैंने फ़्लाइट में वो मेल खुल गया और मैंने देखा, तो मैंने इसको सेव कर लिया और मैं पूरे 3.5 घंटे उस स्क्रिप्ट को पढ़ता हुआ गया। मैंने कहा भाई ये फिल्म तो अच्छी है, ये तो करना चाहिए। मैंने दुबई पहुँचते उसको फ़ोन किया कि मैं ये फिल्म, हाँ दीपक को, मैं दीपक ये फिल्म में कर रहा हूँ, मगर मेक श्योर करना कि इसका ट्रीटमेंट और इसकी सारी चीज़ें वो होनी चाहिए जो बहुत सही हैं। तो फिर इन्होंने वहाँ के जो नोटेबल आर्टिस्ट थे वो लिए, जैसे इन्होंने मुझे जो नवीन जी हैं उसमें मेरे फादर बने हैं, एक अंजलि है, वो 2-3 ऑप्शन दिए थे उनमें, मगर मैं 22 साल का 23 साल का एक लड़का प्ले कर रहा हूँ उसमें। तो वो अंजलि जी मेरे अनुसार वो जा रहे थे, तो मैंने कहा भाई ये लड़की ठीक है। तो इन्होंने मुझे ऑप्शन दिए थे, एक लड़की थी उधर प्रांजल दहिया, फिर ये अंजलि राघव, फिर एक और 2 ऑप्शन थे। मैंने कहा भाई ये लड़की जा रही है और ये लड़की फेमस भी है, तो अच्छी बात है। तो फिर वो एक अनुभव अलग था। पहले मैंने फिल्में की हैं कई, तब पता नहीं था कि काम सही क्या है या नहीं है। कुछ ऐसी फिल्में की जो सर्वाइव करने के लिए की हैं, ढेर सारे शो किए हैं, मगर एक फिल्म करने वाला था मैं श्याम बेनेगल साहब के साथ। 3 साल मैंने लगा दिए, मैंने बहुत सीखा उनसे। अनाउंसमेंट हो गया, अगर फिल्म नहीं बनी, मगर श्याम बेनेगल साहब से मैंने सीखा। मैं इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट की बायोपिक करने वाला था। मैंने उनसे सीखा कि एक्टिंग नहीं करना, एक्टिंग होती है। आपको कोई एक्टिंग सिखा नहीं सकता,
जितने भी, चाहे आप NSD से पास आउट हो, कहीं पे भी हो, आपको आपका अनुभव आपसे एक्टिंग करवाता है। आपको खड़ा होना सिखा देंगे, आपको हेयर स्टाइल सिखा देंगे, आपको कपड़े पहनने का ढंग, आपको हर चीज़ सिखा देंगे, मगर एक्टिंग आपका अनुभव आपको सिखाता है, और वो अनुभव वो वहाँ पे डेवलप कर देंगे या बाकी चीज़ें कर देंगे। मगर ज़िंदगी में जो आपका अनुभव है ना, एक्टिंग सिर्फ तब करनी होती है, जो मैंने श्याम बेनेगल साहब, महेश भट्ट साहब, इनके साथ काम करके सीखा कि जब किसी दूसरे की ज़िंदगी जीनी होती है तो आपको एक्टिंग करनी है। तो फिर मैंने देखा, बाकी मुझे हर सप्ताह कोई ना कोई प्रोजेक्ट आता रहता था, जिस जो या बड़ा नहीं होता था, या कोई नेगेटिव रोल होता था, या बाकी चीज़ें होती थी। तो मेरा ये मानना है कि यार मैं बहुत सकारात्मक सोचता हूँ, पॉजिटिव इंसान है, तो पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए जी। जिस तरह से पॉजिटिव एक और अगर इस चीज़ में आए, तो जब आप शूटिंग कर रहे थे उस दौरान में कुछ चैलेंजेस भी आए, क्योंकि जब मैं देख रहा था कि आपने बताया था कि 6-7 हज़ार लोग हर टाइम वहाँ पे खड़े रहते थे। क्या हुआ कि एक आपका होम टाउन है, आप हो, तो वैनिटी मैन के बारे में जब आता तो वहाँ पे हज़ारों की भीड़ रहती थी। एक बार रेलवे स्टेशन के पास कोई शूट करना था, इनको परमिशन होती कि भाई शूटिंग ही ले लो। इन्होंने क्या किया कि ट्रेन के टाइम पे रोड रोक दिया। अब रोड रोक दिया, वहाँ पे 6-7 हज़ार क्राउड हो गया, उससे ज़्यादा हो गया। मुझे क्या डर था कि ये पिटवाएंगे भैया, जो हमारा इंसान है ना, जो हमारे साइड के हैं, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तो सब वो चिल्ला रहे। तो फिर वहाँ पे थोड़ी देर में फ़ोन किया शहर के SP से लेके सब आ गए, थोड़ी देर में सब कुछ हो गया। फिर वो बोले शूटिंग चल रही, तो मैंने उससे आग्रह किया, मैंने कहा जी, बोला परमिशन तो ये तो तेरी, मैंने कहा नहीं परमिशन ले रखी दी, अभी नए बच्चे सारे सब है। बोला संग्राम जी अब तो कोई बात नहीं, ट्रेन लेट हो गई, हमें भी शूटिंग देखनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो काफ़ी ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए। एक बार नहर पे शूटिंग कर रहे थे, जो रोहतक के पास है, तो नहर पे शूटिंग कर रहे, उनका कोई अलग परमिशंस का होता है, कोई हमारा कैमरा मैन था, लाइट वाला लड़का था, पता नहीं क्या था, कि वो उसके उधर गिर गया। फिर देख रहे, मैंने कहा भैया देखो हर चीज़ में चैलेंज काफ़ी होते हैं। तो काफ़ी मौज मस्ती की, माइक लेके बोलता था कि भाई आप सबके लिए कर रहे हैं, तो फिर घर से खाना लेके आते थे। और जहाँ पे आप पढ़े हो, जहाँ पे आप बड़े हुए हो, तो शूटिंग कर रहे हो। एक हल्का सीन करना था, हल जोतने वाला। अब मैंने हल जोता मेरे दादाजी के साथ में। अब जो मेरे फादर साहब बने नवीन जी, प्रोफेसर है, उनको हल जोतना नहीं आता। तो मैंने कहा आप तो यहीं रहते हो रोहतक में, आपको चलाना चाहिए, मैंने जोत रखा है। पूरे गांव में हमें एक हल मुश्किल से मिला 4 गांव में। वो गांव सांगी खड वाली गांव था, और वो बैल है ना, हल वाले बैल थे ही नहीं, क्योंकि आजकल हल कोई जोतता नहीं। तो वो भी एक चैलेंज था। फिर शूटिंग के दौरान कभी तबीयत ऊपर नीचे हो जाए, कुछ हो जाए, मगर अलग अनुभव था। कई गांव में हमने शूटिंग की, तो अनुभव अलग था। और मेरा ये मानना है कि ये फिल्म थी जो बहुत मैसेजफुल थी, एक फादर बेटे के रिलेशन पे थी, तो अप्स एंड डाउन जो भी अप्स एंड डाउन अच्छा था। सर, जिस तरह एक तो आपको सभी भारतीय वासियों की तरफ से कमबैक की शुभकामनाएं, और आपने बीट भी किया पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे, और पूरा मैंने फाइट देखी, वो काफ़ी बेहतरीन पूरी फाइट थी। और मैट पे 6 साल बाद आपने कमबैक किया, और अपने से एक तो 40 साल की उम्र में आपने अपने से छोटे को हराया, प्लस अपने से ज़्यादा वेट वाले को भी हरा दिया। तो वो लास्ट फटकी जब आपने मारी, तो मैं लास्ट तक देख रहा था, तो एक समा बंधा हुआ था, वो लास्ट में जब इंडियन शेयर कर रहे थे, जो फैंस वहाँ मौजूद थे, तो किस तरह का वो एक अनुभव था कि काफ़ी साल बाद आपने कमबैक करा? देखो क्या है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स से है, और जब तक जिंदा रहेगा ना, पहले वो स्पोर्ट्स पर्सन ही रहेगा। चाहे वो पायलट बन जाए, चाहे वो एंकर बन जाए, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे वो एक्टर बन जाए। अब 2 साल से कुश्ती बहुत फेमस है, रेसलिंग, डिफरेंट कारण से। अब मुझे मौका मिला था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनने का, स्पीकर बनने का। तो मैंने ब्रिजभूषण जी के साथ भी काम किया है। और ये बजरंग, साक्षी, विनय से छोटे भाई बहन हैं, इनकी मैंने ग्रोथ देखी है कि यहाँ से उठ के ये चैंपियन बने हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि भाई इनमें से क्या सही क्या गलत, मैं इस पर जाता है नहीं, क्योंकि मैं एमेच्योर रेसलिंग से काफ़ी दूर हूँ। मगर काफ़ी पेरेंट्स मुझे कह रहे थे कि भाई रेसलिंग डिफरेंट है, बल्कि रेसलिंग एक जेंटलमैना खेल है। जेंटलमैना खेल क्यों है? कुश्ती में कोई भी सिखाने के पैसे नहीं लेता, जूनियर सीनियर की इज्जत करते हैं। और कुश्ती मोस्टली वो उन घरों के बच्चे खेलते हैं जिनके घरों में बहुत रोजी रोटी का आर्थिक अभाव है, या वहाँ से आते हैं, और वहाँ से आके फिर वो चैंपियन बनते हैं। मुझे आज भी याद है जब सुशील ने मेडल जीता था 2008 में, तो उसने कुश्ती को जिंदा किया था, मॉडर्न कुश्ती को। जादव साहब के बाद में 44 साल बाद उनका मेडल आया या आई थिंक और थोड़ा सा लेट आया। तो
फिर जब मैंने शो करना स्टार्ट किया, बाकी चीज़ करना स्टार्ट किया, तो मैं कुश्ती को यहाँ से 5 स्टार ले गया था। वो पता है लोग क्या कहते थे, वो रेसलर है जो नच बलिए में आया, जो बिग बॉस में आया, जिसको उनको आज भी आम पब्लिक को रेसलर की अचीवमेंट नहीं पता। ओलंपिक आता है हम जोश के देख लेते हैं, कॉमनवेल्थ आता है, एशियन गेम्स आते हैं हम देख लेते हैं, मगर क्योंकि हम कंटिन्यू नहीं रहते ना, तो वो भूल जाते हैं। क्योंकि क्रिकेट तो हम देखते रहते हैं कि ये यहाँ पे ये है या वहाँ पे ये। तो मैंने उनको बोला कि भाई जेंटलमैन खेल, और मेरा है ना ये खेल खेलना, कुश्ती में आना, ये जीतने हारने के लिए नहीं था, ये उन सब बच्चों के लिए था जिनकी आंखों में खेल का सपना है जी। तो मैं चाहता था कि स्पोर्ट्स आगे बढ़े, हारना जीतना मोहम्मद नो डाउट हो, एक यंग बच्चा है, छोटा है, उसका भविष्य है, स्पोर्ट्स में हारना जीतना चलता रहता, मगर क्या है कि भैया जब आप खेलते हो और ख़ासकर जब एक फ्लैग रहता है आपके यहाँ पे, तो फिर आपका उत्साह दुगना तिगुना हो जाता है। तो अब आना, कुश्ती के लिए जुड़ना, कुश्ती खेलने का मौका मिलना, ये मौका मिला, ये उस परमात्मा की मेहर है, तो खेलते रहो। बिल्कुल सर, आपका जो सफ़रनामा है उससे हम सब भी मोटिवेट होते रहते हैं। और सर थोड़ा सा पीछे जाते हैं आपकी जर्नी पे, जब आपकी ये कही हुई बात है कि रिजेक्शन ही मेरी मोटिवेशन रही है, और 3 साल की उम्र से 11 साल का वो सफ़र चाइल्डहुड, और आप जहाँ पे ज़िंदगी और मौत के बीच की आप लड़ाई लड़ रहे थे, और आज चैंपियन है, दुनिया भर से आपको प्यार मिलता है। तो थोड़ा जर्नी को थोड़ा एक्सप्लेन। अंकित, मैं एक बात बता रहा हूँ, इस ज़िंदगी में जो मोस्ट पावरफुल मोटिवेशन है ना, वो रिजेक्शन होता है जी। इस दुनिया को उन इंसानों ने बदला जिनको दुनिया कुछ करने बदलने के लायक नहीं समझती जी। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है जी। और जिस पे ज़माना हंसता है, इतिहास वही रचता है, और इतिहास पागलों में से कोई रचता है। जो समझदार होते हैं, जो ट्रोल होते हैं, वो बैठ के उसके बारे में निंदा करते हैं या बाकी चीज़ करते हैं। मेरा एक बात मानना हमेशा रहता है कि ज़िंदगी में है ना, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीता है, ट्रॉफी जीता है, फर्स्ट आता है। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है, चाहे कोई फील्ड हुई। और ज़िंदगी में है ना, हम अपनी ज़िंदगी में सब कहीं ना कहीं चैंपियन हैं। और मेरा जो ये मैच था ना, मेरा मैच का मकसद भी था कि भाई ज़िंदगी में एज सर्ट नंबर होता है कि जितनी लाइफ में चैलेंज आओ, कुछ भी आओ, आप उनसे फाइट करो, लड़ो, आगे जाओ। अब मुझे आज कोई बोलेगा नहीं ओलंपिक चैंपियन से मैच खेलना है, मैं कहूँगा खेलूँगा, क्योंकि मैं हार जीत, सफलता असफलता से प्रभावित नहीं होता, मैं उसके प्रोसेस का मजा लेता हूँ। मैं तो बहुत छोटा सा पहलवान हूँ, मेरे से पहले बहुत आए हैं और बहुत आएंगे, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस खूबसूरत स्पोर्ट्स को मैं क्या दे सकता हूँ, लेगेसी क्या छोड़ सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं हारूंगा या जीतूंगा तो वर्ल्ड वाइड वो ट्रेंड होता है, चाहे आप हारो या जीतो, तो वो स्पोर्ट्स आगे जाता है। अब ये थोड़ी कि मैं कोई compete कर रहा हूँ कि मुझे अब यहाँ पे स्थान करना, वो स्थान करना। मेरा ये है कि भाई नए बच्चों में उत्साह जाए। उसके बाद मुझे ना कई हज़ारों एथलीट के मैसेज आ रहे हैं कि हमने छोड़ दिया था, हम भी अब मेहनत कर रहे हैं, हम भी आगे जाएंगे, हम भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह मेरे को पता चला, मैंने काफ़ी बात भी करी थी 1-2 लोगों से, उन्होंने कहा कि आप काफ़ी रेसलर्स की मदद करते हो जो आर्थिक इतने रूप से इतने उनको सहयोग नहीं है, और आपने काफ़ी लोगों की मदद की भी है, और अपना गुप्त दान करते हुए अपना नाम सामने नहीं लाते हो। तो सर, जिस तरह एक समय था जब आपकी मदर ने आपके लिए इतना ज़्यादा संघर्ष किया, वो भी अपने आप में एक फ़ाइटर थी, और फाइटर का बेटा ही आज इतना बड़ा फाइटर है, तो सर माँ की डेफिनेशन क्या है सर, और क्या माँ को किस तरह डिफाइन करते हैं सर, आपकी ज़िंदगी में किस तरह उनका एक रहा है रोल? देखो, माँ के लिए तो हम क्या बोलें भैया, जो मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना, मेरी माँ के कारण बैठा हुआ। जब डॉक्टरों ने, मुझे आज भी याद है, जब एक टाइम बोले थे कि बाप का बच्चा ना मुश्किल 6 महीने जिंदा रहेगा, मेरी माँ ने हार नहीं मानी, उसने बहुत कोशिश की, दिन में मसाज करती थी वो। उसके पास किराए के पैसे नहीं होते थे, वो 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर आस पड़ोस से गाँव में किसी वैद्य को दिखाने, डॉक्टर दिखाने, गोद में पीठ पे ऐसे लेके जाती थी। फिर ढेर सारी चीज़ें थी। बाकी क्या होता है कि जो सेल्फलेस जो प्यार होता है ना, वो माता पिता का बहुत सेल्फलेस प्यार होता है, उसका हम कोई ना तो कभी हम उसका कर सकते। और मेरा एक बात मानना हमेशा रहता है, मेरी माँ ने मुझे बोला, सब ने बोला है कि भैया अपना पेट तो चिड़िया के बाद चींटी सब भरते हैं, किसी दूसरे का अगर जरिया बन गए, ज़िंदगी वही है। एक टाइम होता था कि मेरे पास 102 बुखारे में 50 रुपये के लिए कुश्ती लड़ता था, क्योंकि सुबह खाना नहीं होता था मेरे पास। अब परमात्मा की मेरे 20 किलोमीटर पैदल जाता था, बस का किराया नहीं होता था। मैंने एक बात सोची, मैं कभी किसी के लिए है ना कभी किसी की निंदा करता हूँ, ना कभी किसी के लिए नेगेटिव बोलता हूँ, मैं पॉजिटिव बोलता हूँ। जो मेरे लिए कुछ बोलता भी है, कहता भी है ना, मैं उसके लिए खुश होता हूँ। पता क्यों? उसकी सोच है यार। देखो, गलत कोई नहीं है, सब अलग हैं, उसकी सोच है। और यही कारण है कि मैं
कुश्ती में रिजेक्ट किया गया, मैं मोटिवेशनल स्पीच में रिजेक्ट किया गया, टीवी पे रिजेक्ट किया गया, फिल्म में रिजेक्ट किया गया। आज सारे काम वही कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे रिजेक्ट किया गया था। एक बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ा था, जिसको पता नहीं क्या, एक भाई मुझे याद है, मैं क्लास में फेल हो गया था एग्जाम में, दे नहीं पाया था। वो टीचरों ने स्कूल इकट्ठा किया था कि भाई कल पैसे लेके आना, एक बच्चा बहुत मेघावी छात्र, उसको हार्वर्ड भेजना है। अब मुझे खुद नहीं पता था कि भाई क्या हार्वर्ड है, तो मुझे थोड़ी पता था बच्चा मैं हूँ। प्रार्थना जो होती थी सुबह प्रेयर में बाहर निकाला कि भाई इसके मातृभाषा में 6 नंबर हैं और दूसरी भाषा में 11-12 नंबर है, इसको भेजो। तो मैंने उससे पूछा कि सर ये हार्वर्ड क्या होता है? बोला बेटा तो स्पेलिंग ज़िंदगी में याद हो जाएंगे, तेरे लिए बड़ी बात होगी। जब मैं हार्वर्ड के लिए स्पीच दे रहा था ना, तो मैं बात सोच रहा था कि भाई आप ये कह रहे हो। जब मुझे उसका ऑफ़र आया जाने का, वो करने का, तो मैं देख रहा था कि भाई ये चीज़ें तो क्या है, आप अपने में बिलीव रखो। अगर आप अपने में विश्वास करते हो ना, तो आप लोगों का विश्वास जीत लेते हो। और ज़िंदगी कुछ है नहीं यार, मुट्ठी बंद करके आए थे कि मुट्ठी खोल के जाना है। इसलिए लाइफ में हमेशा आपकी सोच से ही होनी चाहिए। तो मैं एक सोचता हूँ, याद रखो, नज़र का ऑपरेशन हो सकता है, मगर नज़रिए का नहीं हो सकता। तो आपकी नज़र सही होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं, हारना जीतना कुछ नहीं, सफलता कुछ नहीं है। बहुत से मेरे से पूछते हैं कि भैया सफल कैसे बने, खुश कैसे बने। किसी के लिए सफल होगा कि भैया कोई पैसे कमा लिया, गाड़ी ले लिया, कोई एक पद पे आ गया, उस पे आ गया। मैं कह रहा हूँ जिनके वजूद होते हैं ना, बिना पद के मजबूत होते हैं। एक बोला कि मेरी इज्जत नहीं की, मेरा ऐसा नहीं किया। मैं कह रहा हूँ भैया सिंह को कोई आसन थोड़ी मिलता है, सिंह जहाँ बैठ जाता है वही सिंह आसन हो जाता है। अपना वजूद बनाते चलो, अपना काम करते चलो। और मैं एक बात हमेशा सोचता हूँ कि मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान। पहले हम भी बचपना था, बेवकूफ़ था, हम भी बड़ी बड़ी बात करते थे, सोचते थे। अब ये सोचो कि भाई मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। अब देश का सबसे मजबूत आदमी पता कौन है? वो आम इंसान है जो अपने अधिकार का सही प्रयोग करता है समाज के लिए, देश के लिए। अब पीएम साहब उसको हम बनाते हैं, बहुत से बोलते जी कमिश्नर हमारी बात नहीं सुनता। हु इज ही और सी जो बात नहीं सुने? वो कमिश्नर साहब को सैलरी कहाँ से जाती है? जब मैं टैक्स भरता हूँ, आप टैक्स भरते, तो सैलरी कमिश्नर साहब को जाती है। तो अपने अधिकार का यूज करो, मगर उसको सदुपयोग में करो, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। काम तो दिमाग भी करता है, दिन रात करता है, मगर वो किसी चीज़ का निर्माण नहीं करता, विनाश करता है। तो हमें निर्माण के लिए काम करना। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, इस देश को कोई नेता या एंटरप्रेन्योर नहीं चलाते। इस देश को मास्टर का, कुम्हार का, मजदूर का, लोहार का, किसान का बेटा बेटी चलाते हैं। और आपने अपने हिस्सा काम कर लिया, मैंने अपने हिस्सा काम कर लिया, उन्होंने अपने हिस्सा काम कर लिया, हमारे लिए हमारा देश बनना स्टार्ट हो गया वहीं पे। तो वो जब सोच रहेगी ना, तो फिर क्या है कि हम आगे चले जाएंगे, बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। बस सर मज़ा मेरे को बड़ा आ रहा है, क्योंकि जो आप बातें कह रहे हैं काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, लोगों को भी मिल रहा होगा जो देख रहे हैं। सर एक मेरा सवाल था, मैंने काफ़ी सारे हेल्थ एक्सपर्ट जो होते हैं उनका इंटरव्यू सुना था, काफ़ी सारे डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट। तो उन्होंने एक बात कही कि जो ये शराब पी रहे हैं, जो सिगरेट पी रहे हैं, ये चलो ठीक है आप इनको गलत बोलते हुए ये नशा है, लेकिन आप जो सफ़ेद चीनी खा रहे हैं और जो आप शुगर ले रहे हैं और बैड हेल्दी आपका लाइफस्टाइल है, ये सबसे बड़ा नशा है, ये सबसे आपको अंदर से ख़त्म कर रहा है। भैया देखो, शराब पीना, नशा करना वो गलत बात है, मगर जैसे हम सोचते वैसे बन जाते। अब डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट हैं भैया, उन्होंने कोर्स किया है, वो बड़े क्वालिफाइड इंसान हैं, मगर मैं कह रहा हूँ चक्कर में पड़ो ही मत। जो दिल करे वो खा लो, जो दिल करे वो पी लो, घर का बनाओ खाओ, घर का बनाओ पियो। जब आपको लगे कि भूख लगे खाना खा लो। मैं रात को 11 बजे खाना खाता हूँ भाई, मैं स्पोर्ट्स भी करता हूँ, फिट भी हूँ, सारी चीज़ करता हूँ। अब हम काम धंधे वाले आदमी, भैया देखो आयुर्वेद के हिसाब से ठीक है सूर्यास्त के बाद खाना मत खाओ, पर काम धंधे वाले आदमी अगर नहीं खाएंगे 3 दिन चक्कर गिर जाएंगे, 1 घंटे बाद सो जाओ। बहुत से बोलते रहेंगे ओ माय गॉड आपका 70 kg वेट, आपको 40 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, 80 kg 60 ग्राम खाना चाहिए। अगर अंकित हम इसमें घुस गए ना भैया, काम ही नहीं कर पाएंगे, थैला उठा घूमते रहेंगे। अब ये 1 एप्पल खा लूँगा 2 ग्राम प्रोटीन है, 5 अंडे खा लूँगा 7 ग्राम प्रोटीन है, ये करे सब फालतू की बात है। खुश होके सूखी रोटी प्याज भी खाओगे ना, उससे ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल किसी चीज़ में नहीं है। अब हम गांव से आज तक क्या था कि भैया हम चीनी रोटी पर रख के खा के आए हैं यहाँ तक। हाँ, लाल मिर्ची रख के खा के आए, हमें तो कुछ हुआ नहीं भैया। ये सब आजकल क्या है, नो डाउट चीनी खाना अच्छी बात नहीं, उसकी जगह गुड़ खाओ, आप खांड खाओ, मिश्री खाओ। हाँ, हनी भी तो आजकल सही आ रहा है, हनी भी कैसा दे रहे हैं मार्केट में, सारे मिलावटी दे रहे हैं। तो क्या कि आपका माइंड सेट है। देखो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दूरी है ना, पृथ्वी से आसमान की नहीं है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दूरी आपसे दिमाग के दिल की है। जो 11 जिसने मैनेज कर ली ना, उसने दुनिया मैनेज कर ली। तो
ज़्यादा घुसो मत। कई बोलते हैं भैया, एक डॉक्टर एक स्पीच दे रहा था, कई मैं डॉक्टरों की बहुत इज्जत करता हूँ, बोला भैया लीवर साइरोसिस हो जाता है मैं डॉक्टर साहब आपको ही होगा, हमें तो होगा नहीं। बोला क्यों, हमें स्पेलिंग ही नहीं आती इसकी। तो भैया हमें तो कभी डाइटिशियन नहीं मिले नहीं, हम तो अंकित वहाँ से आएंगे, कहीं से गन्ना खा लिया, कहीं से मेरी माँ एक रोटी मेरे लिए रखती थी, कहीं से कुछ कर लिया। बाद में जब रेसलिंग किया तब गाँव वाले मुझे थोड़ा घी देते, दूध देते, सपोर्ट करते थे। तो ज़्यादा मत जाओ। एक विचार है ना आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है, वो विचार पॉजिटिव आना चाहिए। और खाने पीने का क्या है यार, ये शरीर बहुत ताकतवर है, ये छोटी मोटी बीमारी से क्या होगा, पोस्टमार्टम में चाकू से काटना पड़ता है। शुगर, बीपी, कैंसर, टीबी ये कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हम थोड़ा सा इधर गए तो ये ऊपर आ गई, हमने थोड़ा ठीक कर लिया तो नीचे चली गई। तो घबराना चाहिए, जितने सांस उतना जिएंगे। मगर क्या है, मेरा ये मानना है कि भाई मरे तो भागते भागते मरे। एक्सरसाइज करो, तन जितना घूमता रहेगा मन उतना शांत रहेगा, मन जितना घूमता रहेगा तन उतना शांत रहेगा। तो मेक श्योर आप तन को घुमाते रहो, अच्छी चीज़ें सोचो। जो औसत इंसान, जो नॉर्मल इंसान होंगे ना, वो लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। जो थोड़े औसत होंगे ना, वो घटनाओं पे चर्चा करेंगे। और जो थोड़े ब्रिलियंट होंगे ना, वो विचारों पे चर्चा करेंगे। तो आपके विचार ऐसे होने चाहिए कि कोई दूसरा भी आपके ऊपर विचार करे। ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। नहीं सर, आपने अभी मेरे को टोका भी था कि एक्सरसाइज करते नहीं करते, तो मैं भी कल से करूँगा एक्सरसाइज, और कब से शुरू करूँगा, मतलब डेली वाला। सर अगला एक सवाल है, रेसलिंग से एक्टिंग तक का सफ़र बड़ा एक आपका डिफरेंस रहा है, और आपने कहीं ऑफर ठुकराए भी हैं, कहीं करे भी हैं, और कहीं आपको बड़े सीनियर एक्टर्स के साथ बड़ा जो नाम है आज बॉलीवुड में, साउथ में, उनके नेगेटिव रोल पे भी ऑफर्स आए। तो सर अब क्या नया आने वाला है, और काफ़ी गाने भी आपके हरियाणवी आने वाले, मैं पढ़ रहा था, तो अब क्या नया है सर, अब 2024 में क्या नया लाने वाले हैं आप सर? अभी मेरी फिल्म अभी आई है, जो कल रिलीज हुई है। ये फिल्म भी बहुत अच्छी है, इसके जो रिव्यू हैं, मैंने देखी नहीं अभी तक, नहीं अच्छे में, मगर उसके रिव्यू अच्छे आ रहे हैं। दूसरा, मैंने जो गाने किए वहाँ पे बहुत मोटिवेशनल आने वाले हैं। एक लव सॉन्ग भी किया जो बहुत क्लीन है। बाकी अभी मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ कि भैया देखो, पाइपलाइन में आपके बहुत कुछ रहता है, जब वो सामने आ जाए ना तो चीज़ें होती है। अब मैं एक वेब सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी जो बहुत कमाल की है, उसकी शूटिंग में स्टार्ट करूँगा। आई होप कि अप्रैल एंड से या मई उससे, फिर शायद जून में फिर आपको मैच खेलता दिखूंगा। तो लाइफ का यही है कि अपने हाथ में कुछ नहीं है, अपने हाथ में प्रयास है। याद रखो, मेरी ज़िंदगी में कोई नो नाम का शब्द नहीं है। मेरी ज़िंदगी में नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ना कोई एंड है। एंड का मतलब है एफर्ट्स नेवर डाई, ना कोई फेल है। फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। और मैं लाइफ ऐसे जीता हूँ कि अपना कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि एक फ़कीर साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, मुझे याद है, वो बाबा जी थे। बोला, एक वो बहुत पढ़े लिखे थे, IIT IIM थे। वो कहीं घूमने गए ऋषिकेश, और वो सब देखे, उससे एक बाबा जी को देख के प्रभावित हो के बाबा बन गए। अब मैं भी उनसे मिलने चला गया, तो मैंने देखा यार ये आदमी तो कुछ अलग है, पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत सही बात है। तो बोला, मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी, वो आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा बताओ। बोला कि मस्ती एक फ़कीर की पढ़ा गई ये पाठ, मस्ती एक फ़कीर की पढ़ा गई ये पाठ, गांठ में जिसके कुछ नहीं बस उसके ठाठ। तो भैया ज़िंदगी में अगर आप 3-5 के चक्कर में भागते रहोगे, जोड़ घटा गुणा भाग करते रहोगे, पैसे कमाने चक्कर में भागते रहोगे, तो 2 रोटी से 1 रोटी पे आ जाओगे। एथिकल रहो। लाइफ में 2 चीज़ें होती है, एथिकल, एक प्रैक्टिकल। एथिकल होना भले ही आपको कुछ ज़्यादा ना दे, मगर आपको सुकून देगा, आपको संतोष देगा, आपको अच्छी नींद देगा, अच्छी सेहत देगा। और जो अंदर से साफ है ना, वही चमकता है। तो क्लीन रहो। मैं उसमें बिलीव रखता हूँ, भले ही काम कितना करो नहीं करो, नोटेबल काम करो, और उस काम के थ्रू एक ऐसा मैसेज लेके आओ कि लोग आपसे कुछ सीखें, उसका कुछ फ़ायदा हो। सर अब थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की बातें भी कर लेते हैं। आप रोहतक से हैं, और रोहतक के गांव से, तो रोहतक से रोहतकी जी का एक सफ़र आपका रहा है, और आप एक शो के दौरान, सर्वाइवर्स के दौरान आप मिले मैम से, तो किस तरह आप दोनों का बॉन्ड है? खट्टी मीठी केमिस्ट्री कैसी रहती है? या घर पे कौन रेसलर है, वो है या आप हैं, कौन है? देखो भैया, मोस्टली औरतों का क्या रहता है कि इंसान एक औरत के बिना कंप्लीट होता नहीं है, मगर जो शादी होने बाद औरत है ना, अपनी औलाद को छोड़ के सास की औलाद को सुधारने की कोशिश करती रहती है। तो हर घर में होता है। मगर क्या है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे इंसान। तो पायल जी वन ऑफ देम है। उनसे मिला, हम 12-13 साल से साथ में, हमने शादी भी की। तो मगर ठीक है, हम बिल्कुल अलग हैं। मैं नॉर्थ हूँ, साउथ है ना, हमारे विचार मिलते, ना हमारी बात मिलती, ना हमारा खान पान, कुछ भी नहीं मिलता।
तभी फिर भी साथ है। वो कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। बस वही है। अब वो सारे उनके दादाजी टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे, उनके फादर IIT कानपुर टॉपर, पायल खुद गुजरात बोर्ड, कंप्यूटर इंजीनियर, उनके भाई कंप्यूटर इंजीनियर, उनकी मदर टीचर। तो मुझे बोलते थे संग्राम थोड़ा पढ़ लेते तो यार ठीक हो जाता, उसके फादर बोलते थे, और पढ़ लेते, क्योंकि मैं इतना कहाँ घुसता, हम कहा इतने पढ़े लिखे हैं भैया, इतने पढ़ते लिखते तो पता नहीं क्या होता। तो जहाँ जाओ पढ़े ना, वहाँ पे मैं चीफ गेस्ट उनके स्पीच देता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कम पढ़ते हो काम चल जाता। तो क्या होता है ज़िंदगी में वही है। बाकी उन्होंने अब मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं कि भाई कैसे कपड़े पहनो, कैसी चीज़ें करो, कैसा वो करो। वो क्या है कि वो दिल में रखते, जो हैं वो सीधा बोल देते हैं। मैं हर चीज़ सोचता हूँ, देखता हूँ, किसी ने कुछ बोला ठीक है, किसी ने कुछ कहा ठीक है भाई, किसी ने कुछ रिएक्ट किया ठीक है भाई, जो कुछ अच्छा हो, बुरा हो, बेस्ट हो, बहुत बहुत अच्छा हो, तो मैं सब में समभाव बना के रहता हूँ। देखो साधक वो नहीं है जो मन से जीता, साधक वो है जो संकल्प से जीता है। तो मैं अपनी लाइफ को ना कोई मुझे चीज़ दुखी करती है, ना कोई ज़्यादा खुश करती है, तो मैं समभाव में रहता हूँ, समभाव में जीता हूँ, समभाव में छोड़ देता हूँ। एक टाइम था 20 किलोमीटर पैदल चलते थे, बस का किराया नहीं होता था, पैरों में जूते नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। आज मैं वहाँ जाता हूँ भाई, भले आप बिज़नेस क्लास में जाओ, भले आप कहीं पे जाओ, भले आप वर्ल्ड वाइड जाओ, मगर वो बच्चा मैं आज भी रखता हूँ जिसको कोई किसी दूसरा साइकिल मिल जाता तो उस पर बैठ के सोचता दुनिया उसकी है, तो उस बच्चे को जिंदा रखता हूँ, मरने नहीं देता। तो ज़िंदगी भी यही है, बस लगे रहो, छोड़ो मत। और एक फीमेल क्या होती है कि भैया एक इंसान को कंप्लीट करती है, बगैर फीमेल के एक इंसान कंप्लीट होता नहीं है। चाहे आप वो हंस के कंप्लीट हो लो, चाहे वो झगड़े कंप्लीट हो लो, चाहे आप कुछ कर लो। देखो एक औरत एक इंसान को समाज में लेके आती है, पहला शब्द बोलना सिखाती है, पहला कदम रखना सिखाती है, एक्चुअली जेंटलमैन एक औरत बनाती है। उसके बावजूद भी इस माँ, बहन, बेटी, बीवी को अगर हमें अधिकारों देने पड़ेंगे, बात करेंगे, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। सर आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह आपने काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ किए हैं और आप कई शोज़ का फाइनलिस्ट भी रहे हैं, तो ये पूछना चाहूँगा कि और कोई शो में जाने का भी प्लान है या फिर ऑफर आ रहे हैं, किस तरह क्या है कुछ? मैंने यार बहुत शो किया, एक डांस का शो किया था, मैं बारात में डांस नहीं कर सकता था, अब फिर एक डांस की शो में बुला था, पीछे चल रहा था, मैं रेसलिंग की तैयारी में था। तो मेरा ये मानना है कि लाइफ में ढेर सारी चीज़ें आती हैं, मगर कई चीज़ें वो हम करते हैं जिनके जो लगता है कि भाई हमारे लिए परफेक्ट हैं। अब मैं एक बड़े शो को होस्ट करने जा रहा हूँ, तो एक सीरीज़ को, तो मेरा ये मानना है कि भाई इसका भी आनंद उठा लें। पहले एक दो होस्ट किया, स्पोर्ट्स का भी होस्ट कर लें, तो मैं एट ए टाइम वो लेता हूँ। अब जैसे मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से आप फिट इंडिया आइकन जोड़ो, एक बच्चा जो कभी चल नहीं सकता था, जो फिट इंडिया आइकन एम्बेसडर है, वो एक डिफरेंट है। मगर क्या है कि इंटरटेनमेंट एक बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत खूबसूरत है। इतनी जल्दी शोहरत, फेम, पैसा और कहीं नहीं है जितना यहाँ पे है। वो कहते हैं इंटरटेनमेंट खराब नहीं है, जैसे पुलिस को बोलते रिश्वत लेते, पुलिस का नंबर तो बहुत बाद में आता है भैया, पहले तो बहुत पुलिस नहीं हो तो काम ही नहीं चल सकता। तो कोई लाइन खराब नहीं, कोई कुछ नहीं, सब अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ आएगी, जो परमात्मा चीज़ देगा वो मनोदा बेहतर देगा। बाकी मैं शायद भी हूँ नहीं कि भाई किसी से बोलूँ कि काम में दे दो या वो कर दो। अब मेरे जैसे आदमी को, इंसान को परमात्मा ऊपर लेके जाएगा तो ढेर सारे घरों में चूल्हा चौका जलाने का जरिया बनेगा। क्योंकि चाय कॉफ़ी तक मैं पीता नहीं यार, दूसरे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी, दूसरे का पैसा उसका पैसा, तो हम क्या वो करेंगे। यही सोचना है कि हर जगह जाएंगे कुछ अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे, वो सद्बुद्धि देगा, हम तो सिर्फ जरिया बन सकते हैं। तो आपको उम्मीद रही अगर इस साल ठीक रहा तो आपको कोई एक नया शो या कुछ चीज़ होस्ट करते दिखाई देंगे। या एक शो में मेरा जाने का बहुत मन था और शो का कंपटीशन बहुत हाई है, तो शायद अगली बार जाऊंगा मैं उसमें। नाम लेना चाहेंगे? जैसे एक बार मैं ऐसे बाइचिंग भूटिया दोस्त है मेरे, तो एक शो कर रहे थे झलक दिखला जा। अच्छा। तो मुझे भी एक बार उन डांस का शो ने अप्रोच किया था, तब मैं कहीं बिजी था, तो शो के विनर बने। तो मैंने कहा शुक्र है आप तो विनर बन गए, कोई मेरे जैसा आदमी होता तो पहले एपिसोड में चला था, क्योंकि उसका एक लेवल डिफरेंट रहता है, वो एक लेवल डिफरेंट है। तो फिर उन्होंने बोला कि भैया ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। मैंने कहा नहीं इसमें ज़रूर आएंगे और तैयार करके आएंगे भैया कि इस राउंड तक जाएं। तो ऐसे मैं हंस रहा था, छोटा बड़ा छोटा कोई होता नहीं। अब मुझे कई शो वाले बोलते कि जी आप तो ये करोगे, आप तो वो करोगे। मैं अपने नाम की नौकरी करता हूँ। मैं ना पैसे के लिए काम करता, ना किसी चीज़ के लिए काम करता। मैं काम वो करता हूँ, पहले किया पैसे के लिए, रोजी रोटी सर्वाइव करने के लिए। अब काम वो करता हूँ कि उस काम से कोई किसी को फ़ायदा हो, प्रभावित हो, कोई अच्छा मैसेज जाए। जैसे मैंने आजकल मैं देखता हूँ, मुझे बहुत पेन होता है कि नोटेबल
स्पोर्ट्स पर्सन है, नोटेबल एक्टर हैं, गुटखा बेचते, तंबाकू बेचते हैं, बड़ी बड़ी वो बात कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं। मेरे जैसा आदमी इसके अकाउंट में 900 रुपये, वो 2.5 करोड़ की ऐड छोड़ता कोल्ड ड्रिंक की, एक टाइम पे मैंने छोड़ा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई सबको बोलता हूँ कि अपने हीरो देख के चुनो। आपके हीरो वो नहीं है ना पर्दे वाले, ना खेलने वाले, ना कोई भी। आपका हीरो वो इंसान है, हर इंसान जो अपने समाज और देश के लिए अच्छा काम करता है। ही और सी इज योर हीरो। तो मैं वही चीज़ सोचता हूँ कि भाई लाइफ में जहाँ पे भी जाओ, जहाँ से भी स्टार्ट करो, याद रखो अगर आपकी ज़िंदगी में जो आपको प्राप्त है ना, अगर वो पर्याप्त है तो फिर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है। राम और रावण में फ़र्क क्या था? राम के पास जो प्राप्त था वो पर्याप्त था, रावण के पास जो प्राप्त था वो पर्याप्त था नहीं। तो अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी चीज़ रखो कि जो कोई आपको पैसे से ना खरीद सके, तो फिर आपकी लाइफ में एथिक्स हमेशा रहेंगे। बिल्कुल सर, मन तो नहीं करा ख़त्म करने का, लेकिन आपका समय की कमी है। तो सर दोस्तों, रियल हीरोज़ तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, आज रियल हीरो हमारे सामने बैठे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू अंकित भैया, ज़रूर आइए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप सब एक मैंने फिल्म की है, वो फिल्म देखिए, और जो भी आपको हेल्थ का भी ज़्यादा बड़ा अच्छा टिप्स दे रहा हूँ आप सबको, उस सबको आप फॉलो कीजिए। हेल्थ में कोई ये नहीं होता कि भैया आपको ये डाइट खानी, ये खाना खाना, ये करना है। घर का बना हुआ जो भी खाना खाओ वो परफेक्ट है। और 4 चीज़ें फॉलो करो, हमेशा खुश रहोगे, बीमार नहीं होगे। खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना। आप हो गए फिट यार। खुश रहो। नमस्ते, जय हिंद।